27 जनवरी 1963 की शाम दिल्ली का नेशनल स्टेडियम सैनिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम चल रहा था। दर्शकों में राष्ट्रपति राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नेहरू शामिल थे। सामने स्टेज पर थी लता मंगेशकर। लता ने गाना शुरू किया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सामने बैठे दर्शकों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी आंखें सूखी रह गई होंगी, लेकिन विडंबना ये कि जिनके लिए ये गीत गाया जा रहा था उनकी एक कहानी 18,000 फीट की ऊंचाई पर दबी हुई थी, जिसे अभी सामने आना बाकी था। और जिन पर लता की गाई लाइंस थी, खून से लथपथ काया, फिर बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, हूबहू लागू होती थी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज 20 अक्टूबर है। इसी रोज साल 1962 में भारत चीन युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस मौके पर आज आपको सुनाएंगे कहानी रेजांगला की लड़ाई की, कहानी मेजर शैतान सिंह की और उन 124 शूरवीरों की जिनकी वीरता के आगे चीनी सैनिक नतमस्तक हुए। रेजांगला की लड़ाई 18 से 19 नवंबर के बीच की रात हुई थी, जिसके अगले दिन चीन ने सीज फायर की घोषणा की। लेकिन हम कहानी की शुरुआत करेंगे फरवरी 1963 से, इसलिए कि तब तक इस लड़ाई की खबर भारत में किसी को नहीं थी। फरवरी में जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई, लद्दाख का एक गडरिया इत्तेफाक से रेजांगला पहुंच गया। वहां उसने जो मंजर देखा खौफनाक था। 113 भारतीय जवान बर्फ में दबे हुए थे। किसी के हाथ में बंदूक थी, किसी के हाथ में पट्टी। देखकर लगता था मानो अभी भी मोर्चे पर जुटे हुए हों। गडरिया वापस आया, उसने अधिकारियों को जानकारी दी। हालांकि रेजांगला से लौटे कुछ जवानों ने पहले भी ये कहानी सुनाई थी कि रेजांगला में क्या हुआ, लेकिन तब किसी ने उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। 124 सैनिकों ने चीन की 3000 की फौज को रोक दिया था। सुनने में असंभव लगता था। ये असंभव संभव कैसे हुआ, इसके लिए हम सीधे चलते हैं 18 नवंबर 1962 की तारीख पर। सुबह होने को थी, बर्फीला धुंधल का पसरा हुआ था। सूरज 17,000 फीट की ऊंचाई तक अभी नहीं चढ़ पाया था। लद्दाख में ठंडी और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी। यहाँ सीमा पर भारत से पहरुए मौजूद थे। 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी चुशूल सेक्टर में तैनात थी। सुबह के धुंधलके पर रेजांगला यानी रेजांग पास पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं, टिमटिमाते हुए। बटालियन के अगुआ मेजर शैतान सिंह थे। उन्होंने गोली चलाने के आदेश दे दिए। थोड़ी देर बाद मेजर शैतान सिंह को पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन हैं। इन्हें कई सारे याक्स के गले में लटकाकर चीन की सेना ने इन्हें भारत की तरफ भेजा था। ये एक चाल थी भारतीय फौज को चकमा देने की। भारतीय फौज के पास हथियार सीमित थे। 600 राउंड्स गोलियां, 9 लाइट मशीन गन्स, 3 इंची मोटार्स और कुछ और मोटार्स भी थीं। बंदूकें भी ऐसी जो एक बार में एक फायर कर पाती थीं। इन्हें दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद बेकार घोषित किया गया था। इतने हथियारों के साथ रेजांगला को बचाना था। इसके अलावा इन सैनिकों को इतनी हाइट पर लड़ने का अनुभव भी नहीं था। 13 कुमाऊं के बटालियन को सीधे कश्मीर से चुशूल भेजा गया था ताकि वहां मौजूद एकमात्र हवाई पट्टी को बचाया जा सके। इतनी ऊंचाई तक आने के लिए कोई रोड नहीं था। रसद पहुंचाने का एकमात्र तरीका थे हवाई जहाज। 18,000 फीट की ऊंचाई पर पड़ने वाली ठंड से बचने के लिए सैनिक पूरी तरह तैयार नहीं थे। अधिकतर जवान हरियाणा से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बर्फ पहले कभी नहीं देखी थी। न ढंग के कपड़े थे, न ही बर्फ के जूते। कुछ रिक्रूट्स तो रानीखेत में ट्रेनिंग कर रहे थे, वहां से लाए गए। 18-19 साल के इन लड़कों को सीधे चुशूल भेजा गया था। बहुत कुछ था जो नहीं था, लेकिन एक चीज की कोई कमी नहीं थी और वो थी जोश, जो उन्हें अपने लीडर मेजर शैतान सिंह से भरपूर मिल रहा था। रेजांगला की लड़ाई पर द बैटल ऑफ रेजांगला शीर्षक से किताब लिखने वाले कुलप्रीत यादव ने कुछ समय पहले दी लैपटॉप टॉप से बात की थी। कुलप्रीत मेजर शैतान सिंह से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। 20 अक्टूबर को लड़ाई छिड़ चुकी है। 24 अक्टूबर को चाइना ने अचानक लड़ाई बंद कर दी और कुछ इस तरह का माहौल था कि लड़ाई फिर से अब कभी भी शुरू हो सकती है। तो आर्मी ने एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लिया गया कि भाई अब कोई छुट्टी नहीं जाएगा, आप लोग सब अपने मोर्चे पे रहेंगे। इस समय एक इंस्पेक्शन करते वक्त मेजर साहब ने रियलाइज किया कि एक जवान जो है काफी डिप्रेस्ड है क्योंकि उसकी मदर की तबीयत खराब है। तो उन्होंने उसको बोला कि भाई अगर छुट्टी तो मैं नहीं दे सकता,
छुट्टी तो न आप जा सकते हो न मैं जा सकता हूं, क्योंकि हम देश की सेवा के लिए हैं और उसी वजह से हम यहाँ पे हैं। लेकिन अगर मैं यहां से बच जाता हूं तो मैं आपकी मां की अपने पूरे जीवन सेवा करूंगा। और अगर मैं मर जाता हूं, शहीद हो जाता हूं और आप बच जाते हो, तो आप भी इस तरह का कुछ कर सकते हो। तो इस ऐसा उन्होंने कम्युनिकेशन किया और उसको फिर उसके बाद में उन्होंने हग किया। और जो जेसीओ था वो भी इस बात को देख के हैरान हो गया कि किस तरह से ये अफसर जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं। 18 नवंबर को जब लड़ाई शुरू हुई, मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को पहाड़ी के सामने की ढलान पर तैनात किया। उनकी पोजीशंस बेहतर थी क्योंकि चीन का हमला नीचे से ऊपर की ओर होना था। हालांकि चीनी सेना पूरी तैयारी से आई थी, उन्हें ठंड में लड़ने की आदत भी थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे। हमले के पहले दौर में भारतीय फौज ने चीनियों को पीछे खदेड़ा, लेकिन शैतान सिंह जानते थे कि चीनी फौज उनका गोला बारूद खत्म होने का इंतजार कर रही है। उन्होंने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की, मदद मांगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि अभी मदद नहीं पहुंच सकती, आप चाहें तो चौकी छोड़कर पीछे हट सकते हैं, अपने साथियों की जान बचाइए। मेजर इसके लिए लेकिन तैयार नहीं हुए। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ एक छोटी सी मीटिंग की, सिचुएशन की ब्रीफिंग दी, कहा कि अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है, लेकिन मैं लड़ रहा हूं और मेरे साथ जो लोग रुकेंगे वो भी लड़ेंगे। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनका शरीर जवाब दे रहा था और चीन से लड़ पाना नामुमकिन सा था, लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। कुलप्रीत यादव बताते हैं, जो हमारी प्लेटून 8 थी, जिसके हरी राम जिसके वो थे जेसीओ थे, मतलब उस समय जमादार बोलते थे, अब नायब सूबेदार बोलते हैं। नायब सूबेदार हरी राम, इनफैक्ट वो सबसे सीनियर मोस्ट जेसीओ थे पूरी कंपनी के। वो बहुत ही, उनके बारे में जो मैंने पढ़ा और जो जानकारी ली, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड और बहुत ही सोल्जर लाइक जेसीओ थे। उन्होंने जब जवानों से पूछा कि आप, ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया है कि जब आपकी एम्युनिशन खत्म हो जाएगी तो हम सबको पीछे हटना चाहिए, तो जवानों ने आपस में डिस्कस करके बोला कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, यही मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं कि लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे, लेकिन इसके बाद अगर कोई भी पीछे मुड़ेगा तो मैं उसको गोली से मार दूंगा। और साथ में एक पॉज के बाद उन्होंने बोला कि अगर मैं मुड़ता हूं तो मैं आज आपको परमिशन दे रहा हूं कि आप मुझे गोली मार देना। और फैक्ट, पूरी की पूरी प्लेटून शहीद हो। चीन की तरफ से लगातार हमलों के बीच मेजर शैतान सिंह और उनके जवान मोर्चे पर जुटे रहे। चीन की तरफ से लगातार हमला हो ही रहा था। वो मोर्टार और एमएमजी से हमला कर रहे थे। मीडियम मशीन गन का निशाना दूर से लगाया जा सकता था, जिससे भारतीय सैनिक लगातार निशाना बन रहे थे। तब इस एमएमजी को रोकने का जिम्मा उठाया एक जाबाज भारतीय फौजी ने। कुलप्रीत यादव जी से आप ये घटना का वर्णन सुनिए। जब हमारे पास में जो लार्जेस्ट वेपन था, हैंड हेल्ड वेपन, वो एलएमजी था और चाइना के पास में एमएमजी थी। तो एमएमजी जो है उसकी रेंज एलएमजी से डबल होती है तकरीबन। सो एमएमजी से वो लोग फायर कर रहे हैं और सुरजा राम जो बहुत ही जबरदस्त टेक्नीशियन थे 7 प्लेटून के, जो स्लोप पे थी सबसे आगे, तो उन्होंने बोला कि अब हम अपने वेपन से फायर कर रहे हैं तो चाइना तक पहुंच नहीं रही है, चाइनीज सोल्जर्स तक। वो वेपन से फायर कर रहे हैं तो हमारे को लग रही है और हम लोग शहीद हो रहे हैं। तो उसको क्या किया जाए? तो वहां पे एक सिंह राम करके एक सिपाही थे, नायक थे, और उन्होंने बोला कि गुलाब सिंह और सिंह राम 2 नायक थे। उन्होंने बोला कि हम जाएंगे और हम उनकी एमएमजी को ध्वस्त करेंगे। तो सूर्या राम साहब ने बोला कि भाई आप एमएमजी को कैसे ध्वस्त करोगे, आपके पास वेपन्स नहीं है, वो तो बहुत आगे है और ये तो एक तरह से सुसाइड मिशन हो गया। तो बोला हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। और ये दोनों जवान जो हैं, ये छुपते छुपाते ऑलमोस्ट गन से 10 12 15 फीट तक पहुंच गए और फिर उन्होंने अपना वॉर क्राई देके वो लोग वहां पे अपनी एलएमजी को लेके और वो सामने की तरफ भागे। और उस समय चाइनीज ट्रूप्स जो है वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, उनको पता था यहां तक तो कोई आ नहीं सकता। तो ये लोग, जब उन्होंने देखा तो वो फटाफट अपनी पोजीशन पे आने लगे और उन्होंने अपनी एमएमजी को पकड़ा। तो जब तक उन्होंने एमएमजी को पकड़ा फायर करने के लिए, तब तक ये तकरीबन 3-4 फीट 5 फीट तक पहुंच गए थे। एंड बोथ ऑफ देम, गुलाब सिंह, जब गोली चली तो गुलाब सिंह मेरे ख्याल से कुछ 8 या 10 फीट पे नीचे गिर गए, शहीद हो गए। लेकिन सिंह राम फिर भी 2 कदम और आगे गए और उन्होंने हवा में जंप किया और जंप करके वो एमएमजी के ऊपर ही गिरे। तो पीछे जो देख रहे थे हमारे हिंदुस्तानी जवान, उनको लगा कि शायद वो एमएमजी को कैप्चर कर लेंगे अकेले, इतने सारे लोगों को। जब
जब लड़ाई होती है और किसी में इस तरह की वीरता होती है तो वी स्टार्ट बिलीविंग इन इम्पॉसिबल। बाद में जब उनका शरीर मिला तो वो जो एमएमजी का स्पॉट था उससे तकरीबन 4-5 फीट पीछे था, क्योंकि जब उन्होंने जंप किया था तो पीछे से एहसास हुआ था कि वो गन पे गिरे हैं, बट वो गन से थोड़े से शॉर्ट रह गए थे। एक लंबे वक्त तक मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने चीन की फौज को रोके रखा, लेकिन संख्या में वो बहुत ज्यादा थे। इस हमले में भारत के ज्यादातर जवान वीरगति को प्राप्त हुए और बहुत से जवान बुरी तरह घायल हुए। मेजर शैतान सिंह खुद भी खून से सने हुए थे। 2 सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहां मौजूद नहीं थी और इसके लिए बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतरना जरूरी था। मेजर से सैनिकों ने मेडिकल हेल्प लेने की बात की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि एक मशीन गन लेकर आओ। मशीन गन लाई गई। उन्होंने कहा कि गन के ट्रिगर को रस्सी से मेरे एक पैर से बांध दो। उनके दोनों हाथ लथपथ थे। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने दोनों जवानों से कहा कि जाओ उन्हें बताना कि 13 कुमाऊं ने कैसे जंग लड़ी। मेजर शैतान सिंह और उनके साथी वहीं बर्फ में दफन हो गए। 5 लोगों को चीन ने युद्धबंदी बनाया। इनमें से 2 बचकर आए। उन्होंने अपनी कहानी बताई, लेकिन किसी ने विश्वास ही नहीं किया। बाद में जब रेजांगला में 114 जवानों के शव मिले, तब जाकर रेजांगला की लड़ाई की कहानी दुनिया के सामने आ पाई। भारतीय आंकड़ों के अनुसार मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों ने रेजांगला में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। आमतौर पर अपनी किसी भी हार से इनकार करने वाले चीन ने भी बाद में माना कि सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ। उनके अपने आंकड़ों के अनुसार चीन के 500 सैनिक मारे गए। रेजांगला की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। वहीं बाद में उनके होम टाउन जोधपुर में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तारीख के इस एपिसोड को आपके लिए लिखा था हमारे साथी कमल ने और जतिन ने इसे आपके लिए रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। जय हिंद।